चलो भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 देखो। रीड करो, देखो क्या कह रहे हैं। क्या क्वेश्चन में बोला, लाइकली चार्ज प्लेट्स आर कनेक्टेड। इसका सीरीज है या पैरेलल है? इसका कोई फॉर्मूला होता है डेल्टा यू का, बताओ। हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। बस लगा के देखो, अगर लाइक प्लेट है तो पैरेलल में, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी आना चाहिए। सही है। ऐसे एनसीईआरटी में 3-4 क्वेश्चन दिए नहीं दिए, इस बार जेईई मेन में आया है ऐसा क्वेश्चन, सीबीएसई में भी आता है। अगर 30 क्लियर हो तो आगे बढ़े। 29, अ सॉलिड अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग है क्या? अब ध्यान से देखना, नॉन कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ती है और फिर कम होती है। ध्यान से देखना, हॉलो स्फीयर है या सॉलिड है? सॉलिड है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? प्रोपोर्शनल टू आर, और आउटसाइड क्या होगी? 1/r²। अब इससे ऑप्शन पढ़ो। ए सही लग रहा है, देखो ध्यान से, और सी भी सही लग रहा है। डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजिंग, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, सही कह रहे हैं। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इनसाइड होता है रो आर अपॉन 3 अगर ये हॉलो होता तो इनसाइड 0, ये सॉलिड कंडक्टिंग होगा तब भी 0। नोटिस करा सबने? अगर नॉन कंडक्टिंग है तो फॉर्मूला मैंने बताया रो आर अपॉन 3 28, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो डायग्राम क्लियर दिख रहे? ठीक है, ध्यान से देखना, क्या K1 K3 क्या K1 K2 दिख रहा है? बहुत ध्यान सुनना, C1 को मुझे क्या लिखना चाहिए? एप्सिलॉन नॉट A/2। क्या एरिया A/2 मिला है और डिस्टेंस भी D/2 मिला है इनटू K1। देखो ध्यान से, वैसे C2 को क्या लिखना चाहिए? एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन, क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया? एप्सिलॉन नॉट A/D को हम क्या कहते हैं? C0। क्या ये C0 केवल बन गया? दूसरा क्या बन गया? अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी दिमाग में आती है, सामने दो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी दो पॉसिबिलिटी बन रही, ध्यान से। कुछ लोगों के दिमाग में आता है K1 K2 कैसा है? पैरेलल में, उसके साथ K3 सीरीज। मेरे हिसाब से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अगर रहूंगा तो मैं इस K3 के दो पार्ट कर दूंगा, लेफ्ट वाले को भी C3 कह दूंगा और राइट वाले को भी C3। देखा, मैंने K3 के दो पार्ट करे, ध्यान दो। तो C3 को मुझे क्या लिखना चाहिए? एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन इनटू K3। 2 से 2 कट गया, तो C3 कितना आ गया? C0 के, सही बात है। अब ये C1 C3 कैसा दिख रहा है? सीरीज, देखो ध्यान से। और C2 C3 कैसा दिख रहा है? सीरीज। और फिर आपस में कैसे हैं? करो, देखो कितना। C1 C3 को पहले सीरीज में करो। हाँ, C1 3। अच्छा क्वेश्चन बोला मैंने इसको। C1 3 हो जाएगा C0 K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 करके देखो, आता है। वैसे C2 3 कितना आ जाएगा? C0 K2 K3 अपॉन, अब आपस में कैसे हैं? तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा, ऐड कर दूंगा सीधा, C1 3 प्लस C2 3।
सी नॉट कॉमन तो नहीं है, तो K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3, और इस सी इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख दूंगा, सी नॉट इंटू के क्यू। तो क्या सी नॉट से सी नॉट कट जाएगा? अब ऑप्शन में देख लो कोई मैच हो रहा है? तो डी लग रहा है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन कराते नहीं बट एग्जाम में डाल देते हैं, इसलिए ध्यान दो उस पे। ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा तुम लोगों को, ठीक है? तो देख लो, पीडीएफ में भेज दूंगा क्लास के बाद। क्वेश्चन नंबर 27, रिंग पे कैसा चार्ज है? सही बात है ना? ठीक है, जेड एक्सिस पे कितना रख दिया हमने? नेगेटिव चार्ज, राइट? एक नेगेटिव चार्ज जेड पे रख दिया है, तो जो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगी, चार्ज दूर जाए या पास आए? बताओ भैया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में जा रही है तो फोर्स तो लेफ्ट में लगेगा, तो उस फोर्स के वजह से चार्ज पार्टिकल दूर जाएगा या पास आएगा? पास आएगा, सही है। अब जो ये चार्ज पार्टिकल है, क्या इसके डिस्टेंस को z नॉट का है क्वेश्चन में? देखो 0 0 z नॉट। अब इंपॉर्टेंट बात है कि z नॉट स्मॉल है या लार्ज। अगर स्मॉल होगा तो मैं इसको SHM बोलूंगा, और लार्ज होगा तो पीरियोडिक बोलूंगा। अब ऑप्शन में देखो, फर्स्ट कह रहा है पीरियोडिक फॉर ऑल वैल्यूज, पीरियोडिक तो पक्का होगा, पीरियोडिक पक्का होगा। SHM सिर्फ तभी होगा जब स्मॉल वैल्यू। अच्छा क्यों होगा वो दिखाता हूँ। F का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, QE, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रिंग का होता है KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/, जिसको मैं x कह रहा हूँ वो हमारे क्वेश्चन में z है क्या, तो उसको z लिख दो। अब समझने वाली बात है कि अगर z बहुत लार्ज हुआ तो किसको निगेट करूंगा, R स्क्वायर को, और z बहुत स्मॉल हुआ तो z स्क्वायर। सही बात बोली? तो देखो अगर z बहुत स्मॉल है तो z स्क्वायर को मैंने निगलेक्ट कर दिया, तो f कितना आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो क्या f प्रोपोर्शनल टू माइनस z बन रहा है? तो हमने SHM की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या माइनस जेड है। तो मैंने बोला स्मॉल वैल्यू के लिए क्या होगा SHM, और लार्ज वैल्यू के लिए पीरियोडिक। अब ऑप्शन देख लो, सी ऑप्शन में बोला ना z इज वेरी वेरी लेस देन r। इसका आंसर ए और सी दोनों होना चाहिए। पीरियोडिक और SHM में डिफरेंस पहचाना, स्मॉल वैल्यूज के लिए मैं SHM बोलेंगे, लार्ज वैल्यूज के लिए पीरियोडिक। 26 देखो, a dielectric slab of thickness d is inserted in a parallel plate capacitor whose negative plate is at x equal to 0 and positive at x equal to 3d, x equal to 0 और x equal to 3d, राइट? 0 वाली कौन है, नेगेटिव, नेगेटिव है ना, और 3d वाली कौन है, ठीक है। अब स्लैब हमने कितनी डाल दी है, स्मॉल डी, राइट? ठीक है, अब ध्यान से, सबको स्लैब दिख रहा है? ठीक है, पहले बताओ क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E नॉट वैक्यूम में, यहाँ पर भी होगी E नॉट? नहीं, मैंने एरो उल्टा बना दिया, एरो उल्टा बना दिया, राइट? पॉजिटिव से नेगेटिव जानी चाहिए ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, ये हमारी E नॉट है और ये भी E नॉट, और मीडियम में क्या होगी, E नॉट बाई के। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में चलती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है,
बता सकते हो? तो जैसे जैसे 3D से ओरिजिन की तरफ जाऊंगा पोटेंशियल कम होगा, और 0 से 3D की तरफ जाऊंगा तो ज्यादा होगा। तब देख लो ऑप्शन पहला गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कम हुई ना, डायरेक्शन सेम है, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो बी होना चाहिए इसका। ये मैंने जब डेरिवेशन कराई थी तो बताया था ये कॉन्सेप्ट। मेरे हिसाब से तो अच्छा क्वेश्चन। 25 बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, रीड कर लो भाई। बैटरी डिस्कनेक्टेड, इसका मतलब क्यू पक्का क्या है, कांस्टेंट। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सीवी। सीवी का लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। पहला तो पक्का सही है, ठीक है। क्या हमने स्लैब फिल कर दिया है, तो स्लैब फिल करने से सी मीडियम क्या हो जाएगा, के टाइम्स। सही बात है, ठीक है। तो बी ऑप्शन पक्का रॉन्ग है क्या, ठीक है। वी का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू बाई सी, और सी को क्या लिखूंगा, सी नॉट के, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई डी, तो इससे कुछ बात बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी बाई डी, जो वी होगा हमारा, हाँ वी फाइनल, क्या वो इनिशियल बाई के हो जाएगा, तो वी फाइनल को हम क्या लिखेंगे, वी इनिशियल बाई के। सी भी सही लग रहा है क्या, सही है। अब वर्गन का फॉर्मूला क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू फाइनल क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी नॉट के। सुनो बेटा, बात नहीं करो, बाद में कुछ नहीं समझ में आएगा, सब एग्जाम में आता है। माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 सी नॉट, सही है। कुछ कॉमन है क्या, सही ना। और ये जो मैंने डब्ल्यू लिखा है, ये वर्क डन बाई कौन है, एक्सटर्नल फोर्स, सही है। हमारे क्वेश्चन में डब्ल्यू किसको बोला है, तो ऑन द सिस्टम मतलब नेगेटिव की बात कर रहा है क्या। अच्छा क्यू को खोलो, पहले क्यू को सी भी लिखो, देखो क्या बनता है। ये जो मैंने डब्ल्यू लिखा है, ये डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, राइट। एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम वाला सर पारो क्या बोलना चाह रहे हैं, नेगेटिव, मतलब इससे माइनस कॉमन, ये बन जाएगा। क्यू को क्या डाल दिया मैंने, सी नॉट बी का स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले लिया है, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 बाई के। एक सी से सी कट गया, और एक सी को मैंने एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डाल दिया, तो डी मैच हो जाएगा ना। यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम ध्यान देना था। हाँ तो एसीडी होता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैंने क्लास में कराया था, बैटरी कनेक्टेड बैटरी डिस्कनेक्टेड, एसीडी 24 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सब रीड करूं, बैटरी कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है, इसका मतलब क्यू पक्का क्या है, कहते नहीं क्यू पक्का कांस्टेंट है, बाकी कुछ भी हो सकता है। आगे पढ़ रहा हूँ, इफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स आर रिमूव्ड फर्दर अपार्ट, मतलब डिस्टेंस बढ़ा दी क्या, तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर तुम डिस्टेंस को ज्यादा कर रहे हो तो सी क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो पक्का गलत है, और सी भी पक्का गलत है। वी का फॉर्मूला होता है क्यू बाई सी, अगर सी को कम करोगे तो वी ज्यादा होगा,
तो बी सही लग रहा है। एनर्जी लगाऊंगा मैं क्यू स्क्वायर बाई 2c, सी कम करा है तुमने तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, तो डी भी आंसर होगा इसका। कॉन्सेप्चुअल पेपर कहते हैं इसको, ज्यादा सॉल्व नहीं करना, समझने वाला पेपर है। और जब खुद सॉल्व करोगे तो बहुत मुश्किल लगेगा, मैं सॉल्व करूंगा लगेगा कितना आसान है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सारी बात बनती है। 23 देखते हैं। बैटरी कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है, इसका भी पक्का कांस्टेंट है। अब हमने क्या करा है, स्लैब डाल दिया, राइट। स्लैब डालने से सी क्या हो गया, के टाइम्स बढ़ गया। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी तो वी तो कांस्टेंट है, सी बढ़ गया है क्या, क्यू भी बढ़ जाना चाहिए। तो ए तो सही लग रहा है, बी पक्का गलत लग रहा है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी बाई डी, वो भी सेम रहेगा, तो सी भी गलत है। अब एनर्जी लगाऊंगा मैं हाफ सी वी स्क्वायर, वी कांस्टेंट है और सी बढ़ गया है तो एनर्जी बढ़ेगी, तो डी, ए और डी दोनों सही है। फिजिक्स में तो भाई कॉन्सेप्चुअल पूछता है बहुत ज्यादा, कॉन्सेप्ट है तो बन जाएगा, नहीं तो फंस जाओगे। 22 देखिए, देखो क्या कह रहा है, सब ध्यान से पढ़ो। दो प्लेट्स हैं, इसके बीच में हमने किसको छोड़ दिया है, प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन हॉरिजॉन्टल जा रहा है, वर्टिकल जा रहा है, या 45 डिग्री पे जा रहा है, क्यों जा रहा है 45, 45 डिग्री पे क्यों जा रहा है, क्या वेट डाउनवर्ड लग रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर ध्यान दो, मिल्कन और ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई कर दिया है मैंने, इसे ध्यान सुनोगा तभी तुमको समझ में आएगा कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है। तो 45 डिग्री इसका मतलब mg और qe क्या होनी चाहिए, इक्वल, तभी तो 45 डिग्री होगा। तो देखो मिल्कन हॉल का कॉन्सेप्ट आ गया, नहीं आ गया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया मैंने। अब कैलकुलेट कर लो, mg इक्वल टू qe को सॉल्व करो। मास क्या डालोगे, 1.6 × 10⁻27 इंटू 10 करोगे तो मैंने -26 जी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यू कितना है, 1.6 × 10⁻90। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को v बाई डी कह सकता हूँ, और डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, 10⁻⁻, कैंसिल करो, कितना अच्छा डेटा है, ये बन जाएगा -28 और +9, -7 -9 बन जाएगा लग रहा है, करो देखो, -28 +19 बन गया। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी बहुत गलत होता है, ध्यान से देखना, सब रीड करो, मैं वैसे जाता हूँ। ज्यादातर लोग इसका आंसर सी रखते हैं, पढ़ लो। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ, आराम से रीड करो क्वेश्चन। क्या हमने चार्ज Q1, Q2 और Q3 दे दिए हैं, क्या शेल मेटालिक है, इसका मतलब इंडक्शन होगा, समझ में आया मैंने क्या बोला। तो अगर Q1 है तो यहाँ अंदर -Q1 आ जाएगा, बाहर +Q, इंडक्शन होगा। अब यहाँ अंदर आ जाएगा -Q1 -Q2 और बाहर आ जाएगा +Q1 +Q2। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है क्या, कौन सी सरफेस की, ठीक है, तो σ1 = σ2 = σ3। σ1 में दिख रहा है Q1 अपॉन 4πr, σ2 दिख रहा है Q1 + Q अपॉन 4π 2r का होल स्क्वायर, और σ3 दिख रहा है मुझे Q1 + Q2 + Q3 अपॉन 4π 3r का होल स्क्वायर।
यहाँ की बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो 4 पाई रेशियो में है क्या, इक्वल पड़ जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं बन जाएगा Q1 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 आर स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 9 आर स्क्वायर गया आर स्क्वायर इक्वल टू कुछ मान लेते हैं कांस्टेंट, कुछ क्या मान लो, के मान लो, तो Q1 किसके इक्वल आ गया, के Q1 प्लस Q2 किसके इक्वल आ गया, 4 के। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, Q1 प्लस Q2 4 के आ गया, तो Q2 कितना आ गया 3 के। वैसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसके इक्वल है 9 के, और Q1 प्लस Q2 कितना था 4 के, डाल दो 4 के, Q3 कितना आ गया, तो रेशियो आ गया 1:3:5। एक से बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ मेन बात थी मेटल है तो इंडक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, तो फिर 1:4:9 आता है। अब क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या करा है, क्या एक बड़े स्फीयर में से कुछ पार्ट कट कर निकाल दिए, ठीक है, तो जो ये कैविटी है, यहाँ कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट एंड नॉन जीरो। कैसे दिखते हैं, मान लो समझाता हूँ कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने कुछ ऐसा बताया था, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट सॉलिड स्फीयर का, राइट। तो मान लिया स्फीयर कैसा है, सॉलिड है, सही ना, R1 लिखूंगा मैं। अब ध्यान सुना, जो तुमने कैविटी काटी है, देखना ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो तुमने कैविटी कट करी है, अगर वो कट नहीं करते तो क्या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती कुछ, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो जो पार्ट कट करते हैं उसको माइनस कर देते हैं, तो जो ब्लैक वाला उसको मैंने R1 लिखा है, रेड वाले को क्या लिखा है R2। तो क्या रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ये क्या बचा R1 माइनस R2। अब वेक्टर के तरीके से अगर ध्यान दो, जो R1 माइनस R2 है, ध्यान दो थोड़ा सा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ क्या R1 माइनस R2 को R12 कह सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आएगी, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R1। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन में R1 इंपॉर्टेंट है, R2 इंपॉर्टेंट है, या R12 इंपॉर्टेंट है, R2, यानी R1 और R2 को बदलने से कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन सबको लगता है जीरो, कैविटी सुनते ही, वो मेटल में होता है, ये कैसा है नॉन मेटेलिक है, ध्यान दिया। तो नॉन मेटेलिक में मैंने क्या बोला, कैविटी के अंदर फील्ड क्या होगी, नॉन जीरो एंड कांस्टेंट, मतलब उसकी वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, हो गया, करवाया मैंने, ठीक है। एक प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बस डाल दो बस। 18 देखते हैं, बी क्यों रॉन्ग है, सर्कल बन रहा है, ए भी रॉन्ग है, सर्कल बन रहा है, सी होना चाहिए। 17 अच्छा क्वेश्चन है। 17 का लॉजिक है, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। अगर दो शेल है तुम्हारे पास Q1 और Q2, तो जो डेल्टा वी होता है वो किस पर डिपेंड करता है, Q1 पर। मैंने बोला अगर दो हमारे पास स्फीयर है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन शेल्स के बीच में, वो Q1 पर डिपेंड करेगा या Q2 पर, Q2 पर डिपेंड। Q2 कौन है, चार्ज ऑन आउटर स्फीयर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम दी हुई है चैप्टर 2 में, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 36, उसको ट्राई करना, वहां समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर दो शेल हैं, तो दो शेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अंदर वाले शेल के चार्ज पे तो डिपेंड करेगा, बाहर वाले पे डिपेंड। तो हमारे क्वेश्चन में क्या करा गया है, बाहर वाले के चार्ज को बदल दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जितना पहले था उतना ही रहेगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। 16 two equal negative charges are fixed at this and this, यानी कि ये y एक्सिस की बात चल रही है, राइट। एक हमने कहा रखा है
माइनस ए पर, दूसरा कहाँ रखा है प्लस ए पर। अब पॉजिटिव चार्ज इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट 2 a, जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्स एक्सिस पर रखा है क्या? ठीक है, ऊपर वाले दोनों कैसे थे? नेगेटिव में, तो क्या इनमें अट्रैक्शन होगा? सही है, तो अट्रैक्शन कैसे? कैपिटल क्यू किधर भागेगा? ओरिजिन की तरफ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था अगर लार्ज डिस्टेंस है तो कैसा मोशन होगा? पीरियोडिक। और स्मॉल डिस्टेंस है तो एसएचएम। यहाँ डिस्टेंस कितनी है? 2a, लार्ज है तो एसएचएम तो नहीं हुआ, बट पीरियोडिक होगा, तो डी। ऑसिलेटिंग का मतलब राइट से कहाँ जाएगा? लेफ्ट में, ए से जाएगा बी तक और फिर बी से वापस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 तो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। हॉलो स्फीयर है क्या? अगर सरफेस पे 10 वोल्ट है तो अंदर भी 10 वोल्ट है। 14 ठीक है, 14 का एक हिंट है, हम लोग वीट स्टोन भी समझते हैं ना। वैसे मीटर ब्रिज में एक फॉर्मूला होता है R/S इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस, पता है? ठीक है, तब सुनो ध्यान से। A resistance of 2 ohm is connected across one gap of meter bridge of length 100 meter, and an unknown resistance greater than 2 ohm is connected across other gap. यानी एक रेजिस्टेंस हमारा कितना है? 2, दूसरा पता नहीं कितना है, पता नहीं कितना है, 2 से बड़ा है बस ये पूरा, राइट? ठीक है, कुछ इस क्वेश्चन में मिस नहीं हो गया है? चलो देखते हैं क्या होगा। 2/x इक्वल टू क्या लिखूंगा? L अपॉन 100 माइनस है। अब कह रहा है व्हेन दीज रेजिस्टेंसेस आर इंटरचेंज, यानी 2 की जगह x लगा दिया और x से क्या लगा दिया? 2, क्या होगा? अगर इंटरचेंज कर दिया तो ये x/2 हो गया है क्या? अब क्वेश्चन बोला बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर। अब 20 शिफ्ट हो गई है, ज्यादा हुई या कम हुई? ये कैसे पहचाना होगा? मतलब L-20 होगी या L+20? +20 कैसे पहचाना? नहीं, शिफ्ट तो किधर भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। वो मैंने ऐसे पहचाना कि अगर लेफ्ट वाला रेजिस्टेंस 2 ओम था तो राइट वाला मोर देन 2 बोला था क्या? तो मान लो 3 ओम था, मान लिया मैंने 3 ओम। आज जब तुम स्वैप करोगे 3 को 2 पे लाओगे, 2 को 3 पे लाओगे, तो लेंथ ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, इससे प्लस कर, तो इसको सॉल्व करके देख लेना। अच्छा, ये बाई चांस आंसर हो सकता है 3 ओम ही आ जाए, मैंने तुक्के में ऐसे लिख दिया था। क्या मैंने 2 इक्वेशन बना दिए? अब 2 इक्वेशन को तुम्हें क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई या डिवाइड? मुझे लगता है मल्टीप्लाई, तभी तो एक्स कटेगा। मल्टीप्लाई कर देना, एल आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे तो एल आएगा, उस एल को डाल देना फर्स्ट क्वेश्चन में, तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्या 10 वोल्ट से करंट निकल रही है? कितनी करंट निकल रही है? 2 एम्पियर। 20 वोल्ट से कितनी निकल रही है? 2 एम्पियर। 2 ओम में कितनी जा रही है? कुछ नहीं, करंट तभी जाती है जब उसको लौटने का रास्ता मिले। इसका मतलब लेफ्ट में अपना करंट चलती रहेगी, राइट में अपना चलती रहेगी, बीच में कोई करंट नहीं है। लॉजिकल है या नहीं है? तभी कह रहा हूँ भाई, लॉजिक रहता है, पहचानना सीख। पर मैंने बोला करंट किसी रास्ते में तभी जाती है जब उसको लौटने का रास्ता मिले। अगर कोई करंट ए से बी जा रही है या बी से जा रही है तो लौटने का रास्ता है ही नहीं, इससे जाएगी नहीं। 20 वोल्ट से जो निकली लौट के उसको 20 पे आना चाहिए ना। नहीं, 2 नहीं, कुछ भी होगा तब भी करंट का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, उससे दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना करो आज।